अस्सलामुअलैकुम। मैं ख़ान नाज़मीन शरीफ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फ़ैब 2014 के कुछ 15 क्वेश्चंस को देखे थे। आज हम 2014 के ही आगे के जो 15 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपके सामने 2014 का पेपर सॉल्व है, ओपन है। इसमें से हमने 15 क्वेश्चन को लास्ट वीडियो में सॉल्व किए थे। आज हम लोग जो है वो 16 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट गिफ्टेड लर्नर, यानी जो गिफ्टेड लर्नर है, जो गिफ्टेड चाइल्ड है, उनके बारे में 4 ऑप्शंस में से कौन सी बात सही है। अब गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या होते हैं? गिफ्टेड चिल्ड्रन यानी ऐसे बच्चे जिनका आईक्यू जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी वो दूसरे बच्चों के मुकाबले में उनका आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है, वो गिफ्टेड होते हैं। अब यहाँ पर गिफ्टेड स्टूडेंट्स जो हैं उनमें से ये 4 ऑप्शन में से उनके बारे में कौन सी बात यहाँ पर करेक्ट है? दे मेक एवरीवन एल्स स्मार्टर एंड आर एसेंशियल फॉर कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी वो जो है क्लास के दूसरे बच्चों को भी या हर किसी को स्मार्टर बना सकते हैं। दे ऑलवेज लीड अदर्स एंड अज्यूम एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द क्लास, यानी दे ऑलवेज लीड अदर्स, वो हमेशा दूसरों को लीड करेंगे। एंड अज्यूम एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द क्लासरूम, और हमेशा क्लास में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं को दी जाएंगी। या फिर थर्ड ऑप्शन है दे में अचीव लोअर ग्रेड्स ड्यू टू देयर हाइटन सेंसिटिविटी, यानी कभी कभी वो बच्चे भी अगर उनकी जो हाइटन सेंसिटिविटी यानी उनकी जो आईक्यू लेवल है या वो जो गिफ्टेड चाइल्ड है, अगर उनको सही तरह से इस्तेमाल ना किया जाए तो कभी कभी उनका भी ग्रेड लो हो सकता है। या देयर इम्पोर्टेंस इज़ प्राइमरीली ड्यू टू देयर ब्रेन पावर, या तो फिर उनका जो इम्पोर्टेंस है वो सिर्फ इसलिए है क्या उनका क्योंकि उनका ब्रेन पावर ज़्यादा है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड वाला, दे में अचीव लोअर ग्रेड्स ड्यू टू देयर हाइटन सेंसिटिविटी, यानी अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। यानी कभी कभी अगर जो उनका आईक्यू लेवल है अगर उसका सही इस्तेमाल नहीं किया गया, या जो उनकी क्वालिटीज़ है अगर उसका सही इस्तेमाल नहीं किया गया, तो वो भी लोअर ग्रेड पा सकते हैं। तो ये इसका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि गिफ्टेड चाइल्ड हमेशा ही सक्सेस हो। अगर सही तरह से उनका इस्तेमाल नहीं किया गया, उनका ब्रेन का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो वो भी लोअर ग्रेड पा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है क्या उनके ब्रेन पावर की ही वजह से उनको इम्पोर्टेंस दी जा रही है, या जो ज़्यादा आईक्यू वाले बच्चे हैं वो दूसरों का भी आईक्यू बढ़ा सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। और हमेशा क्लास में वही दूसरे बच्चों को लीड करेंगे, ये भी ज़रूरी नहीं है। देन 17 क्वेश्चन है हमारे सामने। इंक्लूजन इन स्कूल प्राइमरीली फोकस्ड ऑन, इंक्लूजन यानी इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी जहाँ पर सभी तरह के बच्चों को शामिल किया जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी जहाँ पर सभी तरह इंक्लूसिव एजुकेशन यानी जहाँ पर सभी तरह के बच्चों को शामिल किया जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी जहाँ पर सभी तरह के बच्चों को शामिल किया जाता है। तो ये किस चीज़ पर फोकस करता है, किस चीज़ पर जोर देता है? मेकिंग सब्टल प्रोविजंस फॉर स्पेशल कैटेगरी चिल्ड्रन, ये सिर्फ जो स्पेशल कैटेगरी चिल्ड्रन है सिर्फ उनको ही प्रोविज़न देता है, उनको ही इम्पोर्टेंट देता है। फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसएबिलिटीज़ ओनली, ये सिर्फ जो डिसेबल चिल्ड्रन है सिर्फ उनको ही उनकी ही ज़रूरतों को पूरा करता है। मीटिंग द नीड ऑफ द डिसेबल चाइल्ड एट द एक्सपेंस ऑफ इंटायर क्लास, यानी बाकी की जो क्लास है अगर उनका नुकसान भी होता है तो हो जाए, लेकिन जो डिसेबल चाइल्ड है सिर्फ उनकी ही ज़रूरतों को पूरा किया जाए। या इंक्लूडिंग द एजुकेशनल नीड्स ऑफ इलिटरल पेरेंट्स इन स्कूल, या जो इलिटरल पेरेंट्स है स्कूल में उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। क्या ये इंक्लूसिव एजुकेशन या इसे इंक्लूजन कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा मेकिंग सब्टल प्रोविजंस फॉर स्पेशल कैटेगरी चिल्ड्रन। देन 18 क्वेश्चन है। द कॉज ऑफ लर्न हेल्पलेसनेस इन चिल्ड्रन इज़ देयर, यानी जो लर्न हेल्पलेसनेस यानी जो सीखने के अंदर जो हेल्पलेसनेस होती है चिल्ड्रंस के अंदर, वो क्या है? एक्वायर्ड बिहेवियर दैट दे विल नॉट सक्सीड, यानी ये उनका ऐसी सोच या ऐसा एक्वायर्ड बिहेवियर है कि वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। कैलॉस एटीट्यूड टूवर्ड्स क्लासरूम एक्टिविटीज़,
ये नॉन कंप्लायंस विथ एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर पेरेंट्स, मॉरल डिसीजंस फॉर नॉट टेकिंग अप स्टडीज़ सीरियसली। क्या हो सकता है ये चारों ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे इसका, एक्वायर्ड बिहेवियर दैट दे विल नॉट सक्सीड, यानी उन्होंने ऐसा मान लिया, उनके बिहेवियर में, उनके बर्ताव में ऐसी तब्दीली आ गई कि वो सक्सीड नहीं हो सकते, उन्होंने ऐसा मान लिया। या कैलोस एटीट्यूड टूवर्ड्स क्लासरूम एक्टिविटी, यानी क्लासरूम के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही है उसके लिए उनका कठोर निर्णय हो गया, या कठोर उन्होंने उसके लिए एटीट्यूड्स बना लिए। या नॉन कंप्लायंस विद एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर पेरेंट्स, उनके जो पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन है, जो उम्मीद है, वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। या फिर मॉरल डिसीजंस फॉर नॉट टेकिंग अप स्टडीज़ सीरियसली, या उन्होंने एक डिसीजन ले लिया कि वो स्टडीज़ को सीरियसली नहीं लेंगे। क्या ये लर्न हेल्पलेसनेस हो सकती है, यानी क्या इसकी वजह से लर्निंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, लर्न हेल्पलेसनेस क्या है कि बच्चे हेल्पलेस हो जाते, बच्चे लाचार हो जाते कि कितनी भी कोशिश के बाद किसी भी चीज़ को वो समझ नहीं पाते या सीख नहीं पाते। तो इसकी एक सही वजह क्या हो सकती है, तो यहाँ पर इसकी सही वजह हो सकती है एक्वायर्ड बिहेवियर दैट दे विल नॉट सक्सीड, यानी अगर उनके बिहेवियर में ही ऐसा आ गया कि वो सक्सेस नहीं हो सकते, अगर उन्होंने ही ऐसा मान लिया, जब तक बच्चा खुद कोशिश नहीं करेगा किसी चीज़ को जानने या समझने की तो वो नहीं जान पाएगा। तो उनके अगर बिहेवियर में ही ऐसी चीज़ आ गई कि वो नहीं सक्सेस हो सकते पाएगा, तो उनके अगर बिहेवियर में ही ऐसी चीज़ आ गई कि वो नहीं सक्सेस हो सकते, तो ये एक वजह हो सकती है लर्न हेल्पलेसनेस की। उसके बाद 19 क्वेश्चन है, इफ़ अ स्टूडेंट इज कंसिस्टेंटली गेटिंग लोअर ग्रेड इन स्कूल, हर पेरेंट्स कैन बी एडवाइज टू हेल्प हर बाय, अगर कोई बच्चा क्लास के अंदर बार बार लगातार लोअर ग्रेड ला रहा है, कम मार्क्स ला रहा है, तो हर पेरेंट्स कैन बी एडवाइज टू हेल्प हर बाय, तो उसके पेरेंट्स को क्या एडवाइस की जा सकती है। वर्किंग इन क्लोज एसोसिएशन विद टीचर्स, टीचर्स के साथ एक क्लोज एसोसिएशन कायम करे बच्चे की प्रॉब्लम को समझने के लिए। विथ होल्डिंग मोबाइल फ़ोन्स, मूवीज़, कॉमिक्स एंड एक्स्ट्रा टाइम फॉर प्ले, या बच्चे को मूवीज़, कॉमिक्स या खेलने के लिए ज़्यादा टाइम दिया जाए। नरेटिंग हर द हार्डशिप ऑफ लाइफ फॉर दोज हु डू नॉट पजेस प्रॉपर एजुकेशन, या उनको ऐसी स्टोरीज़ बताई जाए जिन्होंने लाइफ में सक्सेस नहीं किया या प्रॉपर एजुकेशन ना मिलने की वजह से जो सक्सेस नहीं हो पाए, कि ऐसी स्टोरीज़ बताई जाए। या लास्ट ऑप्शन है फोर्सिंग हर टू वर्क हार्डर एट होम, या उनको घर पर ज़्यादा स्टडी के लिए कहा जाए। तो पेरेंट्स को क्या एडवाइस देंगे हम, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वर्किंग इन क्लोज एसोसिएशन विद टीचर्स, यानी अगर पेरेंट्स और टीचर दोनों मिलकर अगर बच्चे की प्रॉब्लम को समझेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो इससे बच्चे को ज़्यादा हेल्प होंगी और वो अच्छे ग्रेड ला सकेगा। यहाँ पर 20 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी इनमें से क्या एक है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग को डेटर नहीं करता, यानी जो लर्निंग है उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब वही होता है लर्निंग। तो यहाँ पर से ये चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सी चीज़ है जो लर्निंग में रुकावट नहीं डालती, यहाँ पर नहीं डालती पूछा है, डेटर का मतलब होता है जो रुकावट नहीं डाल रही, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही। फर्स्ट है इंसाइट यानी दूरअंदेशी, मेंटल सेट्स, इंट्रेंचमेंट या फिक्सेशन। एक एक को समझेंगे। फर्स्ट वाला है इंसाइट यानी दूरअंदेशी, हमने देखे थे इंसाइट लर्निंग थ्योरी, तो इसकी वजह से तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी। जैसे कोलर ने जो उसका एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजी के ऊपर, तो चिंपैंजी ने इंसाइट के जरिए ही उसकी प्रॉब्लम या उसको लर्निंग हुई थी, उसने लर्निंग किया था। मेंटल सेट यानी कोई भी चीज़ के लिए अगर हम हमारा मेंटल सेट कर दें, कोई भी प्रॉब्लम अगर हमारे सामने आए, उसका सोल्यूशन अगर हम मान लें कि इसी तरह से होना चाहिए, चाहे वो उसका सोल्यूशन ना हो, तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जैसा हम सोच रहे हैं, हमने जैसा मेंटल सेट किया वैसी उसकी सोल्यूशन होगी। इंट्रेंचमेंट ये भी एक मेंटल सेट की तरह ही हो गया कि हम मोर्चाबंदी यानी क्या, हम फिक्स हो गए, मोर्चा लगा कर बैठ गए कि भाई मैं अगर ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा तो ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ये भी एक गलत बात हो गई। फिक्सेशन अगेन वही कि अगर हमने फिक्स कर लिया कि बस इसी तरह से मुझे मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, या किसी चीज़ को मुझे इसी तरह से सीखना है, चाहे वो गलत वे हो, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव नज़र आ रहा है वो इंसाइट है, क्योंकि कोलर ने भी बताया था कि इंसाइट के ज़रिए लर्निंग हो सकती है।
भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव नज़र आ रहा है वो इनसाइट है, क्योंकि कोलर ने भी बताया था कि इनसाइट के ज़रिए लर्निंग हो सकती है। 21 क्वेश्चन है, अ टीचर इज कनेक्टिंग अ टेक्स्ट टू द प्रीवियसली लर्न टेक्स्ट एंड शोइंग चिल्ड्रन हाउ टू समराइज इट, शी इज हेल्पिंग। अब वो क्या कर रही है, मतलब एक टीचर है जो क्या कर रही है, जो प्रीवियसली जो टेक्स्ट है उसको पढ़ाया गया है, उसको जो अभी का जो टेक्स्ट है उन दोनों को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। कनेक्टिंग अ टेक्स्ट टू द प्रीवियसली टेक्स्ट लर्न टेक्स्ट, यानी जो पिछला जो पढ़ाया गया है उसको टीचर प्रीवियसली नॉलेज को अभी करंट नॉलेज से जोड़ने की कोशिश कर रही है। तो वो क्या कर रही हैं, हेल्पिंग चिल्ड्रन टू डेवलप देयर ओन स्ट्रैटेजी टू कॉम्प्रीहेंड इट, क्या वो चिल्ड्रंस के अंदर खुद की स्ट्रैटेजी को क्रिएट कर रही है। इंसिनुएटिंग दैट देयर इज़ नो नीड टू गो थ्रू द इंटायर टेक्स्ट, क्या बच्चों को ये बता रही हैं कि पूरा टेक्स्ट या पूरा पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रिनफोर्सिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम द असिस्मेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्या वो बच्चों को असिस्मेंट पॉइंट ऑफ व्यू के ज़रिए ही टेक्स्ट को रिनफोर्स करने की, रिपीट करने की बात बता रही हैं। इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मग इट अप एज इफेक्टिवली एज पॉसिबल, मग इट का मतलब होता है उसको रोट मेमोराइजेशन, यानी उसको रट्टे मारना, क्या वो बच्चे के रोट मेमोराइजेशन को बढ़ावा दे रही हैं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हेल्पिंग चिल्ड्रन टू डेवलप देयर ओन स्ट्रैटेजी टू कॉम्प्रीहेंड इट, यानी वो बच्चों के अंदर अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज को डेवलप करने की कोशिश कर रही है ताकि वो बच्चे खुद वो टेक्स्ट को समझ सकें। 22 क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ एरर इज कॉमन बिटवीन अ लर्नर हु लर्न हिज मदर टंग एंड द लर्नर हु लर्न द सेम लैंग्वेज एज सेकेंड लैंग्वेज, यानी एक बच्चा है जिसकी मतलब दो बच्चे हैं, व्हाट काइंड ऑफ एरर इज़ कॉमन, क्या दुश्वारी या क्या एरर्स आ सकते हैं। लर्नर हु इज़ लर्निंग हिज मदर टंग, यानी ऐसा बच्चा है जो अपनी मदर टंग को सीख रहा है और सेम वही लैंग्वेज को दूसरा बच्चा एज अ सेकेंड लैंग्वेज सीख रहा है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारी मदर टंग जो है वो उर्दू है, तो हम इसको उर्दू को एज अ मदर टंग सीख रहे हैं, ये हमारी क्योंकि मदर टंग है उर्दू लैंग्वेज। और जो दूसरा बच्चा है जो मराठी या हिंदी बोलने वाला बच्चा है, अब वो उर्दू को उसकी फर्स्ट लैंग्वेज तो मराठी हो गई, लेकिन वो उर्दू को एज अ सेकेंड लैंग्वेज यूज़ कर सीखने की कोशिश कर रहा है। तो इनमें से क्या एरर आ सकते हैं, क्या दुश्वारी आ सकती है उस बच्चे को जो कि सेकेंड लैंग्वेज एज अ सेकेंड लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहा है, जो दूसरा बच्चा उसकी फर्स्ट लैंग्वेज है। जैसे एक बच्चे की लैंग्वेज उर्दू फर्स्ट है और दूसरा बच्चा उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर सीखना चाह रहा है। ओवर जनरलाइजेशन, ओवर जनरलाइजेशन का मतलब क्या हो रहा है कि बच्चा जो भी रूल्स है उसको कहीं भी अपना रहा है। जैसे जैसे ES लगाना है तो बच्चा हर जगह ES लगा रहा है जहाँ पर ज़रूरी नहीं है, या ED हर जगह ED का इस्तेमाल कर रहा है जहाँ पर ज़रूरी नहीं है। या सिंप्लीफिकेशन या डेवलपमेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, या हाइपर कनेक्शन हो सकता है। अब यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो होगा डेवलपमेंटल, क्योंकि बच्चे की डेवलपमेंटल प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। 23 क्वेश्चन है, द स्ट्रेस अफेक्ट्स परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशंस, दिस फैक्ट रिफ्लेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप, यानी जो स्ट्रेस की वजह से एग्जामिनेशन के परफॉर्मेंस पर इफेक्ट हुआ, उसको अफेक्ट करा, उसने उस पर असर किया, तो ये क्या रिलेशन हो सकता है। कॉग्निशन इमोशन का रिलेशन हो सकता है, स्ट्रेस या ओमिशन का रिलेशन हो सकता है, परफॉर्मेंस एंजाइटी हो सकता है, या कॉग्निशन एंड कॉम्पिटिशन हो सकता है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ना स्ट्रेस की बात की गई है, एग्ज़ाम स्ट्रेस की कोई बात यहाँ पर नहीं की गई है। परफॉर्मेंस, चलो ठीक है परफॉर्मेंस की बात की गई, लेकिन एंजाइटी डर की भी यहाँ पर कोई बात नहीं की गई है। कॉग्निशन एंड कॉम्पिटिशन, कॉग्निशन की तो बात की गई यहाँ पर, लेकिन कॉम्पिटिशन का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, कॉग्निशन एंड इमोशन, क्योंकि जो स्ट्रेस है उसका रिलेशन इमोशन से है और परफॉर्मेंस जो है एग्जामिनेशन के अंदर उसका जो रिलेशन है वो कॉग्निशन से है, यानी हमारे ब्रेन से है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉग्निशन एंड इमोशन। देन 24 क्वेश्चन है, अ टीचर इज ट्राइंग टू काउंसिल अ चाइल्ड हु इज नॉट परफॉर्मिंग वेल आफ्टर एन एक्सीडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट काउंसलिंग इन स्कूल, यानी एक टीचर है जो बच्चा क्लास के अंदर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको काउंसिल कर रही हैं, तो इनमें से क्या है जो स्कूल की काउंसलिंग के बारे में सही बता रहा है चार ऑप्शन में से। इट इज़ अबाउट द
पैलिटेटिव मेजर्स फॉर मेकिंग पीपल कंफर्टेबल, कि ये बच्चों को कंफर्टेबल करने का एक ज़रिया है। इट बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल बाय लेटिंग देम एक्सप्लोर देयर ओन थॉट्स, क्या इसकी वजह से बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और ताकि वो अपने ओन थॉट्स को एक्सप्लोर कर सकें। इट इज़ अबाउट गिविंग द बेस्ट पॉसिबल एडवाइस टू स्टूडेंट्स अबाउट देयर फ्यूचर करियर, कि ये बच्चों को उनके फ्यूचर करियर के बारे में एडवाइस करने का बेस्ट तरीका है। या फोर्थ ऑप्शन है, इट कैन बी डन ओनली बाय द प्रोफेशनल एक्सपर्ट, क्या काउंसलिंग जो है वो सिर्फ प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकेंड, इट बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल बाय लेटिंग देम एक्सप्लोर देयर ओन थॉट्स। यानी यहाँ पर जहाँ पर भी 5 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इनकरेज द लीस्ट अ स्टूडेंट हु वांट्स टू बिकम अ हाईली क्रिएटिव थिएटर आर्टिस्ट, यानी ये जो चारों ऑप्शन इनमें से कौन सा ऑप्शन लीस्ट इम्पॉर्टेंट है थिएटर आर्टिस्ट बनने के लिए। फर्स्ट वाला है, ट्राई टू विन द स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन दैट विल इंश्योर यू स्कॉलरशिप, यानी जो स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन है उसको जीतने की कोशिश करना ताकि स्कॉलरशिप हमको मिल सके। या डेवलप एम्पैथेटिक एमिकेबल एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप विथ योर पीयर थिएटर आर्टिस्ट, यानी जो हमारे थिएटर आर्टिस्ट हैं, यानी जो साथ में काम करने वाले हैं, जो साथी है उसी फील्ड के, उनके साथ एक सपोर्टिव रिलेशनशिप कायम करना, ये कम इम्पोर्टेंट है। थर्ड ऑप्शन है, डिवोट योर टाइम टू दोज थेरोटिकल स्किल्स दैट यू फाइंड मोस्ट इंजॉयबल, यानी अपना ज़्यादा वक्त थेरोटिकल स्किल्स की उन एक्टिविटीज़ को देना जिसको आप ज़्यादा इंजॉय करते हो। फोर्थ ऑप्शन है, रीड अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट थिएटर आर्टिस्ट एंड ट्राई टू लर्न, यानी जो वर्ल्ड के बेस्ट थिएटर आर्टिस्ट हैं उनके परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ना और उसको समझने की कोशिश करना। तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सी चीज़ लिस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कम इम्पॉर्टेंट होंगी, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ट्राई टू विन द स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन दैट विल इंश्योर यू स्कॉलरशिप, यानी सिर्फ कॉम्पिटिशन जीतने के लिए या स्कॉलरशिप पाने के लिए किसी भी चीज़ को सीखना ये इतना ज़रूरी नहीं है। ट्वेंटी 26 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग theories would be of the opinion that students study hard for their personal growth and development, यानी ये जो 4 थेरीज है इनमें से कौन सी थेरी ऐसी है जो हमें ये बताती है कि स्टूडेंट्स को हार्ड स्टडी करनी चाहिए उनकी पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। बांडुरा की थेरी, मैस्लो, स्किनर या पियाजे। तो जो अल्बर्ट बांडुरा है उसने कौन सी थेरी बताया था, सोशल ऑब्जर्वेशन की थेरी, उसने जो थेरी बताया था वो थी सोशल ऑब्जर्वेशन यानी समाजी मुशाहिदे का नज़रिया। ओके देन जो मैस्लो है, मैस्लो ने एक पिरामिड बताया था कि इंसान का फर्स्ट इसमें क्या आता है, उसकी फिज़िकल नीड्स आती हैं, फिज़िकल नीड्स, फिर उसके बाद सेकंड पे आता है लव एंड बिलोंगिंगनेस, फिर सेफ्टी, फिर सेल्फ सेक्चुअलाइजेशन, सेल्फ स्टीम, ऐसे उसने एक पिरामिड बताया था, यानी इंसान को स्टेप वाइज अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट करनी होती है। देन जो स्किनर है, स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थेरी बताया था जो कि पिजन, कबूतर और चूहे पर उसने एक्सपेरिमेंट किया था। पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थेरी बताया था। तो यहाँ पर जो पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो रिलेशन है, जो ताल्लुक है, वो सिर्फ मैस्लो की थेरी से है कि इंसान जो अपनी पर्सनल ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए पहले उसकी सेल्फ नीड्स को पूरा करता है, फिर उसके बाद लव एंड बिलोंगिंगनेस यानी जो उसके चाहने वाले हैं उसे वो भी चाहिए, उसके बाद उसकी जो फिज़िकल नीड्स हो गई, लव एंड बिलोंगिंगनेस हो गया, उसके बाद उसको सेफ्टी भी चाहिए। ऐसे इस तरह से उसने लेवल बताए थे मैस्लो ने। देन यहाँ पर 27 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर सपोर्ट लर्निंग इन अ क्लासरूम, यानी क्लासरूम के अंदर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा फैक्टर ऐसा है जो लर्निंग को सपोर्ट करता है। इंक्रीज द नंबर ऑफ टेस्ट टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न, यानी सिर्फ टेस्ट को बढ़ा देना क्लास के अंदर। सपोर्टिंग द ऑटोनॉमी ऑफ चिल्ड्रन बाय द टीचर, बच्चों के जो ऑटोनॉमी है यानी जो बच्चे सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं, जो खुद से काम करते हैं, उसको सपोर्ट करना।
स्टिकिंग टू वन पर्टिकुलर मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, सिर्फ एक ही मेथड को अपनाना मतलब उसी को कायम रखना। इंक्रीजिंग द टाइम इंटरवल ऑफ पीरियड्स फ्रॉम 40 मिनट्स टू 50 मिनट्स, या जो फिर टाइम इंटरवल है जो पीरियड्स 40 मिनट्स के होते हैं उनको 50 मिनट्स का बढ़ा देना। तो इन चारों ऑप्शन में से पॉजिटिव कौन सा लगता है जो कि लर्निंग को सपोर्ट करेगा? तो यहाँ पर हमको पॉजिटिव सिर्फ एक ही नज़र आता है, सपोर्टिंग द ऑटोनॉमी ऑफ चिल्ड्रन बाय द टीचर्स। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जहाँ पर स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं वो ऑप्शन हमेशा लर्निंग के लिए फ़ायदेमंद होगा। स्टूडेंट जहाँ पर भी एक्टिव देंगे। अब ऑटोनॉमी क्या होता है? ऑटोनॉमी में स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करते हैं या फिर हर चीज़ को, हर मसले को, हर प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करने की, खुद से सीखने या समझने की कोशिश करते हैं। तो ये लर्निंग के लिए क्या होगा? अच्छा होगा। 28 क्वेश्चन है मैच्योर स्टूडेंट्स। अब मैच्योर स्टूडेंट्स क्या होता है? बिलीव दैट इमोशन हैज़ नो प्लेस इन देयर स्टडीज़, यानी इमोशंस का हमारी स्टडीज़ में कोई प्लेस नहीं है, कोई जगह नहीं है, ऐसा बिलीव करते हैं। रिजॉल्व ईजिली ऑल देयर कॉन्फ्लिक्ट्स विद देयर इंटेलेक्ट, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर सकते हैं। सम टाइम नीड इमोशनल सपोर्ट इन देयर स्टडीज़, कभी कभी उनकी स्टडीज़ में उनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए। डू नॉट गेट अपसेट बाय स्टडीज़ इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कभी भी वो अपनी स्टडीज़ के अंदर अपसेट नहीं होते कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रिजॉल्व ईजिली ऑल देयर कॉन्फ्लिक्ट्स, नहीं सॉरी। अब अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पर देखेंगे, बिलीव दैट इमोशन हैज़ नो प्लेस इन देयर स्टडीज़, के इमोशंस का स्टडीज़ में कोई प्लेस नहीं होता है, ये गलत बात है। इमोशंस कभी स्टडी से कग्निशन और इमोशन रिलेशनशिप हमने देखे कि इमोशंस का भी हमारी स्टडी में रोल होता है, यानी कभी कभी अगर हम अपसेट होते हैं या हमारा माइंड उस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं होता है तो हम कोई भी चीज़ को समझ नहीं पाते। रिजॉल्व ईजिली ऑल देयर कॉन्फ्लिक्ट्स, यहाँ पर ऑल आ गए यानी सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स वो आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि जितने भी मैच्योर स्टूडेंट्स हैं वो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। डू नॉट गेट अपसेट बाय स्टडीज़ इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, वो कभी भी अगर हम अपसेट होते हैं या हमारा माइंड उस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं होता है तो हम कोई भी चीज़ को समझ नहीं पाते। रिजॉल्व ईजिली ऑल देयर कॉन्फ्लिक्ट्स, यहाँ पर ऑल आ गए यानी सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स वो आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि जितने भी मैच्योर स्टूडेंट्स हैं वो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। डू नॉट गेट अपसेट बाय स्टडीज़ इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, वो कभी भी अपसेट नहीं हो सकते स्टडीज़ की डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर तीनों भी ऑप्शन इसके रॉन्ग हो गए। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सम टाइम नीड इमोशनल सपोर्ट इन देयर स्टडीज़, यानी कभी कभी उन्हें भी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है स्टडीज़ में। 29 क्वेश्चन है अ चाइल्ड कमिंग टू प्री स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम क्राइज profusely after 2 years. When the same child goes to the primary school for the first time, he does not express his attention by crying, rather his shoulder and neck muscles become tense. This change in his behavior can be explained on the basis of which of the following principle. यानी कि एक बच्चा है प्री स्कूल में जब वो आता है, जब वो नर्सरी वगैरह में आता है, तब वो अपना जो टेंशन है या वो जो अपना गुस्सा है वो रो कर बताता है। लेकिन सेम चाइल्ड जब वही बच्चा 2 साल के बाद वापस उसको स्कूल में डाला जाता है प्राइमरी स्कूल में, तो वो रोकर अपना गुस्सा या अपना टेंशन नहीं बताता, लेकिन जो उसके शोल्डर या उसके नेक मसल्स वगैरह हैं वो उससे हमको जाहिर होता है कि वो टेंस है, यानी उसके जो बॉडी पार्ट्स है उसमें चेंजेस आ जाता है या वो मसल्स हमको उसका टेंशन बताते हैं। तो ये डेवलपमेंट का कौन सा प्रिंसिपल है? यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट है डेवलपमेंट प्रोसीड इन अ सिक्वेंशियल मैनर। ये सिक्वेंशियल मैनर यानी सीक्वेंस में, जैसे अगर हम एक छोटे बेबी का एग्जांपल ले ले तो बच्चा जो है जब चलने की शुरुआत करता है तो सबसे पहले बच्चा जो है वो रेंगता है, रेंगने के बाद बच्चा अपने घुटनों के बल चलता है, उसके बाद वो किसी चीज़ का सहारा लेकर खड़ा होता है, फिर वो धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाकर चलना सीखता है। तो इसे कहते हैं सिक्वेंशियल मैनर यानी सीक्वेंस में। डेवलपमेंट इज़ ग्रेजुअल, डेवलपमेंट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट पीपल, यानी डेवलपमेंट ग्रेजुअल होता है, ग्रेजुअली होता है, या जो डेवलपमेंट है वो हर इंसान में अलग अलग होता है। क्या यह रूल ये फॉलो किया जा रहा है यहाँ पर?
यानी कोई बच्चा जल्दी चलना सीख जाता है, कोई लेट सीखता है, कोई बच्चा जल्दी बोलना सीख जाता है, कोई लेट बोलना सीखता है, तो इसे कहेंगे डेवलपमेंट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट पीपल। देन फोर्थ वाला है डेवलपमेंट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। यानी जो डेवलपमेंट है वो कैसा होता है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, यानी एक ही इंसान के अंदर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग उसका बिहेवियर होगा या उसका रिस्पॉन्स अलग होगा। क्या इस रूल को फॉलो किया जा रहा है? तो यहाँ पर सीक्वेंस की कोई बात नहीं की गई, ग्रेजुअल की भी कोई बात नहीं हुई, यहाँ पर डिफरेंट पीपल की भी बात नहीं हुई। एक ही बच्चे की बात हो रही है कि पहले उस जो था गुस्सा अपना रोकर बताता था, बाद में उसके शोल्डर, उसके नेक मसल्स वगैरह के जरिए उसका गुस्सा जाहिर होता है। तो यहाँ पर डिफरेंट पीपल की नहीं, सेम बच्चे की बात की गई, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाता है। मेकअप इम्पैक्ट रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ एन इंडिविजुअल टू क्वालिटीज़ ऑफ द इन्वायरमेंट। यानी जो जेनेटिक मेकअप है, यानी बच्चे का जो जेनेटिक्स है, जो जीन्स है, जो हेरिडिटी है, उस पर इन्वायरमेंट का भी असर होता है। अडॉप्टिव चिल्ड्रन पजेस सेम IQ एज देयर अडॉप्टिव सिबलिंग्स। यानी जो अडॉप्टिव चिल्ड्रन यानी जिन बच्चों को गोद लिया गया है, तो उनका IQ लेवल सेम होगा उनके अडॉप्टिव सिबलिंग्स से के साथ, यानी जो उनके सौतेले भाई बहन हैं उनके साथ, या जिन माँ बाप ने उस बच्चे को गोद लिया है उन माँ बाप की जो खुद की औलाद होंगी उनके साथ। थर्ड वाला है एक्सपीरियंस डज नॉट इन्फ्लुएंस ब्रेन डेवलपमेंट। यानी एक्सपीरियंस का ब्रेन डेवलपमेंट पर कोई भी असर नहीं होता है। ये इंटेलिजेंस रिमेन अनअफेक्टेड बाय द स्कूलिंग। यानी जो इंटेलिजेंस है स्कूल का, इस पर कोई भी असर नहीं होता है। तो यहाँ पर ये तीनों भी जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस बच्चे को गोद लिया गया हो उसके जो पेरेंट्स है, वो पेरेंट्स के जो खुद के बच्चे हैं उनका IQ और इस बच्चे का IQ सेम होगा, क्योंकि उनका तो कोई ब्लड रिलेशन ही नहीं है। एक्सपीरियंस डज नॉट इन्फ्लुएंस ब्रेन डेवलपमेंट, ऐसा भी नहीं है। एक्सपीरियंस के ज़रिए ब्रेन डेवलपमेंट होता है और स्कूल के ज़रिए भी इंटेलिजेंस में अफेक्ट होता है, असर होता है। तो ये तीनों ऑप्शन क्या होंगे, यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। जो फर्स्ट ऑप्शन है, यानी हमने देखे क्या है फर्स्ट ऑप्शन, जेनेटिक मेकअप इम्पैक्ट रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ एन इंडिविजुअल टू क्वालिटीज़ ऑफ द इन्वायरमेंट। यानी जो इन्वायरमेंट की क्वालिटीज़ हैं, हेरिडिटी पर या जेनेटिक मेकअप पर उसका प्रभाव या उसका असर पड़ता है, तो ये सही है। क्योंकि इन्वायरमेंट और जेनेटिक दोनों के ज़रिए, जैसे अगर हम देखेंगे तो अफ्रीका के जो बच्चे हैं उनका रंग उस एरिया के, उस इन्वायरमेंट के हिसाब से उनका जो ब्रेन है या उनका जो कलर है, उनकी हाइट है, उस पर असर करेंगी। वैसे ही अगर अमेरिका के हम देखेंगे, अगर अमेरिका में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो गोरे, लंबे, ऊंचे होते हैं, तो इन्वायरमेंट की ही वजह से उनका जेनेटिक मेकअप होता है, वो उस तरह से होते हैं। तो इन्वायरमेंट और जेनेटिक मेकअप का आपस में रिलेशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे जो CDP के जो 30 क्वेश्चंस थे 2014 के, CDP के 30 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आज कंप्लीट होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम किसी कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे या किसी और प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। और हम EVS के भी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे हर साल पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, EVS के उन टॉपिक्स को हम हमारी वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको इससे आपका टाइम भी बचे और आप सिर्फ वही स्टडी करें जो पेपर में पूछी जाती हैं, जिसकी वजह से आपका टाइम बचेगा, आपकी स्टडी भी अच्छे से होंगी और आपको पेपर में इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेंगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे और वीडियोस बनाने के लिए। अल्लाह हाफिज़।